ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का और सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। कल के तारीख में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए एक बड़े कीर्तिमान को छुआ। आप सबको मालूम है। वैसे मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब भी वीडियो बनाता हूं या जब भी कुछ बोलना चाहता हूं तो कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि भारत में बोलने की आज़ादी है, कि आप मोदी भक्त हैं। क्या कुछ बातें उनको मीडिया की नहीं समझ में आती है तो गोदी मीडिया बोलते हैं, लेकिन यह नहीं स्वीकार करते कि जो मैं बता रहा हूं वह कुंडली पर आधारित है, उनके ग्रहों और नक्षत्रों पर आधारित है। उसके अनुसार ही मैं बता रहा हूं जो है और जो होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एक बड़ा कीर्तिमान किया और देश को पूर्ण रूप से विकसित बनाने में, पूर्ण डेवलपमेंट कंट्री छोड़ के डेवलप कंट्री बनाने में उन्होंने देश के लिए 2047 तक का लक्ष्य रखा है। आपके जीवन में जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं बनाएंगे, आप अपना गोल डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात आपको अपने लक्ष्य को बनाना ही बनाना है, तभी आप शब्दवेदी बाण या बाण चलाकर उस लक्ष्य का भेद कर पाएंगे। तो टारगेट अपने जीवन का हमेशा होना चाहिए। उसी अनुसार मोदी जी ने अपने लिए एक टारगेट रखा है, देश को पूर्ण रूप से विकसित देश बनाने में 2047 का लक्ष्य रखा है। इतने समय में बहुत ऐसी बातें हुई हैं जो बहुत लोग को पसंद नहीं आई होंगी इनके शासनकाल में, और बहुत ऐसी बातें हुई हैं जो पसंद भी आई होंगी। दोनों पहलू होता है, सबको सब चीज अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग को करेला अच्छा लगता है, कुछ लोग खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग को करेला तीखा भी लगता है। तो सबको एक साथ खुश कर पाना, सबको संतुष्ट कर पाना इस जमाने में संभव ही नहीं है। लेकिन मोदी जी ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो वास्तव में सराहनीय है, और आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अब क्या करने वाले हैं मोदी जी। ज्योतिष में ग्रहों की गणना और नक्षत्रों की गणना क्या कहती है, मोदी जी अब ऐसा क्या करने वाले हैं देश के लिए बड़ा। तो देश के लिए बड़ा अभी तक जो उन्होंने किया वह सबसे बड़ा काम मेरी नजरों में था। एक तो जो दुश्मन आपको जब आके हल्का सा पिन करके चला जाता था, जब आता था आपके देश में कुछ आतंकवादी घटनाएं करके चला जाता था, वह दुश्मन अब सहमा सहमा सा रहता है। वह क्यों? क्योंकि हमने प्रतिरोध करना चालू किया। जब तक आप चुपचाप स्वीकार करेंगे तब तक लोग आपको दबाएंगे। जब आप उसका सामना करेंगे तो सामने वाले भी डर जाएंगे कि यह इसके अंदर हिम्मत कहां से आ गई, अब चुपचाप रहो तो हमको मार देगा। तो सबसे बड़ा काम मेरी नजरों में यह सबसे बड़ा काम था जो उन्होंने जाके बदला लिया। देश पे जिन्होंने आतंकवादी हमला किया उनको उनके घर में घुस के मारा, और एक अदृश्य शक्ति जो उनके देश में जाके लोगों को, अनजान शक्तियां, कुछ लोगों का, आतंकवादियों का समापन कर रही है। मेरी नजरों में दूसरा सबसे प्रमुख काम था जम्मू कश्मीर को धारा 370 वहां से हटाना। मेरी नजरों में सबसे अच्छा काम अब चल रहा है देश की सीमाओं को मजबूत करना, क्योंकि एक तरफ हमारे देश की सीमा पाकिस्तान से जुड़ी थी, एक तरफ नेपाल से जुड़ी थी, एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ी थी, बाकी म्यांमार और बर्मा से जुड़ी थी। चारों तरफ हम सुरक्षित हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो सीमा खुली थी उसके वजह से देश में न जाने कितने ऐसे लोग आ जाया करते थे जो देश के नागरिक नहीं होते थे, हमारे आपकी चीजों पे अपना अधिकार जताते थे। तो हमारी नजरों में सबसे अच्छी बात यह हुई जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में रिजल्ट आया और उसके वजह से वो सीमा सुरक्षित हुई। सबसे पहले हम घर बनाते हैं, घर बनाते समय घर की बाउंड्री बनाते हैं। देश भी आपका घर है तो आपको उसकी भी बाउंड्री बनानी है। आप बाउंड्री इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप
सबके घर में कोई कूड़ा करकट न फेंके, कोई गंदगी चीज न आए, कोई बाहरी चीज न आए, तो देश को भी अपना घर ही सब तो समझिए। ऐसे बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं देश की सुरक्षा को लेकर, आर्मी को लेकर। देश को कई ऐसे ऐसे, वही पुरानी ट्रेनें चला करती थी, डीजल वाली, धुआं फेंकने वाली ट्रेनें चलती थी, ट्रेन की सीटें अच्छी नहीं थी। वंदे भारत, नमो भारत जैसे ट्रेन आना, जम्मू कश्मीर तक ट्रेन पहुंच पाना, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज का बनाना, ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े कारनामा है जो अच्छा हुआ। कुछ ऐसे भी हैं जो शायद न पसंद आए हों। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मोदी जी के कुंडलियों के बारे में समझिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दुनिया के सबसे प्रमुख, प्रसिद्ध और अनुसरण किए जाने वाले, यानी कि जिनके आदतों को लोग अपनाने वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के अब तक के कार्यकाल में लगभग 25 वर्ष के इस अनुभव में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। क्या यह आप विश्वास करेंगे? लेकिन है तो है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 2000, अरे 17 सितंबर 1950 को हुआ था, माफ कीजिएगा 2000 बोल गए, 1950 को हुआ था 17 सितंबर में। प्रधानमंत्री जी की जो कुंडली की राशि है वही राशि राहुल गांधी की भी है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है वह मैं आगे आपको बताऊंगा। वर्तमान प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए, जनता के बीच में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनका जन्म गुजरात के बड़नगर में हुआ है। उन्होंने काफी संघर्ष और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। आज देश दुनिया में मोदी जी की बड़ी चर्चा होती है। देश में, देश के बाहर विदेशों में सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले नेता वही हैं जो अपने देश का सबसे बड़े नागरिक सम्मान भी उनको सबसे ज्यादा मिला है। उनके जन्मदिन पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जाते देश में, और वह अपने जन्मदिन पर देश के रक्षा करने वालों के साथ गुजारते हैं ज्यादातर। वर्तमान में दुनिया में मशहूर राजनेताओं में से एक नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी का बचपन आपको मालूम है संघर्षों में बीता। एक चाय वाले भी बने, अपने पिताजी के साथ चाय बेचने में वो खुद स्टेशन में मदद करते थे। 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से जुड़ गए। आरएसएस से जुड़ने में उनको कई चीजें सीखने को मिली। 1970 में 20 साल की उम्र में वह आरएसएस से इतने प्रभावित हुए कि वह मुख्य प्रचारक भी बन गए। साल 1971 में नरेंद्र मोदी जी सुरक्षित रूप से आरएसएस में शामिल हो गए थे और 2001 से मई 2014 तक लंबी अवधि तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। अच्छा अनुभव था उनका। उन्होंने वो कई पुरस्कार प्राप्त किए। उन पुरस्कारों को, उन जो पैसे मिले उनको, वह सारे पैसे वहां की कन्याओं के विवाह के लिए सब दान कर दिए। आप देश के इतिहास में देखिए ऐसा कौन सा राजनेता या नेता है जिसने अपने परिवार के लिए नहीं किया। माननीय मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, या गांधी परिवार, सब लोग अपने परिवार के लिए प्रसिद्ध हैं। पवार साहब महाराष्ट्र में, साउथ के भी कुछ नेता अपने परिवार के लिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, उनके भाई और बहन होते हुए भी वह देश को परिवार माना और कुछ ऐसा विशेष नहीं किया जैसे बाकी लोग करते हैं अपने परिवार में, और पद देना और बड़ी बड़ी चीजों सुविधाएं देना नहीं किए। देश का समर्पित व्यक्ति और सच्चा ईमानदार व्यक्ति यही करता है। फिर भी उंगली उठाने वाले तो उंगली उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी पहला 2014 में शपथ लिए, दूसरी बार शपथ उन्होंने 30 मई 2019 को लिए और तीसरी बार उन्होंने शपथ 9 जून 2024 में लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी वृश्चिक राशि के हैं जिसके राशि स्वामी मंगल हैं, लेकिन उनके कर्ता धर्ता शनिदेव हैं। उनके जीवन पर सबसे ज्यादा कर्ता धर्ता शनिदेव हैं और शनिदेव की विशेषता यह है कि जो जितना करता है, जितना प्रयास करता है, जितना मेहनत करता है, उससे कहीं ज्यादा देते हैं, अन्यथा वो शनिदेव आलसी भी बना देते हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसा कदम उठाना चाहते हैं। आलस को त्यागना पड़ेगा, जबरदस्ती अपने आप को आगे काम में लगाना पड़ेगा।
शनिदेव के कारण नरेंद्र मोदी जी चाय वाले से प्रधानमंत्री बने। मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है। अब एक सवाल मैं पहले जो बताया था उसका उत्तर दे दो, फिर आगे चलता हूं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक राशि की है और वृश्चिक से संबंधित राहुल गांधी भी है, तो दोनों में इतना फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है आपके कर्म पे, आपकी तपस्या पे, आपके प्रयास पे, आपके जो आपने बचपन में आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ समय हिमालय के कंदराओं में तपस्या करते थे, तो ईश्वर के आशीर्वाद से वह सब कुछ उन्होंने हासिल किया है और यही काम राहुल गांधी जी नहीं कर पाते। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के नरेंद्र मोदी जी होने के कारण लग्न में मंगल और चंद्रमा है, दूसरे घर उनका खाली है, दूसरा और तीसरा घर खाली है। बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव में राहु है, छठवें में सातवें में आठवां भाव रिक्त है, 10वें भाव में शुक्र और शनि एक साथ है, 11वें भाव में सूर्य और बुध एक साथ है, सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं। साथ ही सूर्य और केतु का ग्रहण योग भी उनकी कुंडली में है। इनकी कुंडली में 12वां भाग बिल्कुल शून्य है, खाली है। अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण पीएम नरेंद्र मोदी की कुंडली में राजयोग है, गज केसरी योग है, वरिष्ठ योग है, चंद्र मंगल योग है और प्रसिद्ध योग भी शामिल है, जो उन्हें नेतृत्व क्षमता प्रदान करती है। उनकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में है और मंगल स्वयं के राशि में है, जो प्रबंधन की गुणवत्ता और उनकी नेतृत्व क्षमता को बखूबी दर्शाता है। ऐसा स्थिति में व्यक्ति भारी मात्रा में लोगों का समर्थन प्राप्त करता है। वर्तमान में वे मंगल की महादशा के प्रभाव में है, जो 2021 से शुरू हुई थी और 2028 तक चलेगी। मंगल उनकी वृश्चिक लग्न में कुंडली में लग्नेश लग्न के स्वामी के होकर अत्यंत मजबूत स्थिति में है। कई लोगों ने कहा था ना, मंगल की दशा चालू हुई थी, मोदी जी त्याग पत्र दे देंगे, मोदी जी नहीं कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। लेकिन जिसके कुंडली में मंगल की दशा चल रही है और मंगल उच्च के हैं, बताइए, हमारे उच्च के ग्रह और हमारे साथ उनकी दशा चल रही है, तो अब इससे बेहतर क्या होगा? अब देखिए आगे क्या क्या करने वाले हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा अक्टूबर 2026 तक रहेगा। केतु को अचानक बदलाव या आंतरिक चिंतन का ग्रह बताया जाता है। राजनीतिक इसके वजह से उनके अंदर प्रशासन करने की क्षमता, राजनीतिक मजबूती, हाँ थोड़े बहुत आंतरिक दबाव के भी कारण बन सकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी चीजों को प्रमुखता से रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह था मोदी जी के ग्रहों की स्थिति। अब इसके अनुसार पीछे क्या हुआ वह सब लोग जानते हैं। अब मोदी जी आगे क्या करने वाले हैं? ग्रहों की स्थिति बताती है कि मोदी जी अपने इस कार्यकाल में भारत को वीटो पावर दिला ही देंगे। ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि मोदी जी अपने इस कार्य में पीओके ले ही लेंगे। ग्रहों की जो ग्रहों की दशा यह बता रही है, ग्रहों का वर्तमान गोचर यह बता रहा है कि मोदी जी इस कार्यकाल में भारत में बुलेट ट्रेन चला ही देंगे। ग्रहों की उनकी कुंडली में ग्रहों की दशा और वर्तमान ग्रहों की दशा यह बता रही है कि भारत हमेशा उभरती हुई आर्थिक शक्ति बना ही रहेगा। ग्रहों की यह दशा बता रही है और वर्तमान में ग्रहों की दशा बता रही है कि मोदी जी विश्व में कुछ ऐसे काम करेंगे जहां पे अगर वो चाहे तो विश्व के भी नेता बन जाएंगे। अगर ऐसा कोई चुनाव हो तो ऐसा काम करके दे देंगे। जैसे कोरोना काल में उन्होंने विश्व को फ्री दवाई दी, विश्व को मदद किया। ये जो तेल का क्रूड ऑयल का संकट चल रहा है, आने वाले समय में मोदी जी कुछ ऐसा प्रयास कर देंगे, ऐसे रास्ते ओपन कर देंगे कि यह भी संकट समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए वो अभी भी प्रयासरत हैं। मोदी जी अपने इस कार्यकाल में जो सोने का भाव तेजी से चल रहा है उसको एक सीमा पर नियंत्रित कर देंगे। मोदी जी अपने इस कार्यकाल में अपने दुश्मन को सैन्य शक्ति द्वारा कुछ ऐसा बड़ा जवाब देंगे जिससे वह जीवन में कभी भी, इस बात को नोट कीजिएगा, जीवन में दोबारा कभी भी आपके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, इतना कमजोर हो जाएगा। मोदी जी अपने इस कार्यकाल में
देश के जो एक आप कह सकते हैं कि बहुत चल रही थी विश्व बातें, इस समय कम हो गई हैं, वक्फ बोर्ड के बारे में, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। मोदी जी अपने इस कार्य में देश हिंदू राष्ट्र बन जाए इसकी एक बुनियाद जरूर रख देंगे। वैसे इस कार्यकाल में वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन बुनियाद एक मजबूत रख देंगे, कहा जाने लगेगा। मोदी जी अपने इस कार्यकाल में भारतीय मुद्रा को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे और नोटबंदी जैसा कुछ आ सकता है या नोट परिवर्तन जैसा कुछ आ सकता है। मोदी जी अपनी सेना को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि विश्व की चौथी बड़ी सेना कहलाते हुए भी विश्व की दूसरी सबसे मजबूत ताकतवर सेना कहलाएगी। अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे, एक देश जो अपने आप को बहुत मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश कहता था, वह एक छोटे से देश के लिए लड़ने के लिए परेशान है और पिछले 2 महीने से वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सिर्फ कहने और करने में बहुत फर्क है। मोदी जी इस सीमा तक ले जाएंगे। मोदी जी अपने इस कार्य में देश की आंतरिक सीमा, देश की सीमा को सुरक्षित कर देंगे और देश में जितने भी अनैतिक तरीके से लोग रह रहे हैं सबका वापस कर देंगे, लगभग लगभग सबको वापस कर देंगे बिना ढोल बजाए। यह सब मोदी जी के इस कार्यकाल में होगा ही होगा। एक दो ऐसी मुझे दिख रही है ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा, ज्योतिष गणना के द्वारा, कि दवाओं के रूप में 2-3 ऐसी दवा आ सकती है, वैक्सीन आ सकती है, जो मनुष्य के जीवन को रक्षा करने में बहुत बड़ी सफलता होगी और विश्व में सिर्फ हमारे पास ही रहेगी। वह इनके कार्यकाल में होगा। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं देश से विदेश से संबंधित, जो मोदी जी की ग्रहों में, कुंडलियों में, यह जो राजनीति में बड़ा उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है, देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रखने के रूप में उन्होंने यह अचीवमेंट किया, यह सफलता हासिल किया। अब इन्होंने इस कार्यकाल में ऐसे बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं और भी बड़े बड़े निर्णय आने वाले हैं। सारी दुनिया पलट के भारत की तरफ देखेगी। भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, वैसा गौरव भारत का फिर से लौट के आएगा, वैसे बनना शुरू हो गया है, भारत को सम्मान मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा ही गौरव वापस आएगा। सोने का चिड़िया का अर्थ यह नहीं कि सोना सोना हर जगह रहेगा, अर्थात वैसा वैभव, वैसी प्रतिष्ठा, वैसा सम्मान निश्चित तौर पे वापस मिलेगा। और वह सम्मान भारत, भारत मतलब कोई एक वस्तु नहीं है, भारत मतलब हम और आप, हमको मिलेगा। जो हमारे देश को कोई सम्मान मिलता है तो वो हमको और आपको भी मिलता है, वही होता है उसका अर्थ। और भी ऐसे कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और समझिए कि आप क्या कर सकते हैं आने वाले भविष्य में, आपके जीवन में आपको कैसी सफलता मिलेगी, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या मिल सकता है। एक छोटा सा मामूली शुल्क है। आजकल मैं देखा हूँ सोशल मीडिया पर जो बहुत ज्यादा शुल्क लेते हैं। नहीं, आप जाइए शॉपिंग मॉल में, जो कपड़े महंगे मिलते हैं ना, तो लोगों को लगता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, बहुत विदेशी होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। महंगे चीजों को लोग अच्छे लोग समझते हैं, जो लंबा फीस लेते हैं उनको लोग ज्यादा फीस दे के कंसल्टेंसी लेने जाते हैं, अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं। मैं एक बहुत छोटा शुल्क लेता हूँ, 10,000 भी नहीं, 5,000 भी नहीं, उससे भी कम लेता हूँ। और उस शुल्क का 50% मैं समाज सेवा में लगाता हूँ, गरीब की सेवा में, अनाथालय, वृद्धा आश्रम में, गौ सेवा में, जिससे आपको आपके धन का पुण्य मिले। क्योंकि इतिहास यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, बड़े बड़े राजा समय समय पे दान किया करते थे। अब लोगों से दान के लिए कहो ना तो लोग समझते हैं ये अपने लिए मांग रहा है, इसलिए मैं मांगता नहीं हूं। स्वेच्छा से कोई देना चाहे वो अलग मैटर, लेकिन मैं मांगता नहीं हूं, क्योंकि उसका अनर्थ बन जाता है, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। लेकिन जब आप फीस देते हैं तो उस फीस में का मैं कुछ दान कर देता हूं, जिससे आपको पुण्य मिले, आपका औरा मजबूत हो। स्क्रीन के चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए, अपने जीवन को समझिए, जानिए क्या है आपके जीवन में,
कैसा रहेगा जीवन आपका, क्या सफलता आपको मिलेगी, कैसे चलेंगे, धन कब मिलेगा, धन की समस्या कब दूर होगी, नौकरी व्यापार में तरक्की कब मिलेगी, सब कुछ आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। विधि का विधान जिसको बोलते हैं वह है। अब विधि का विधान में यह लिखा हुआ है कि पृथ्वी माँ के जब पृथ्वी धरती पर उत्पन्न हुआ तो पानी ही पानी था, लेकिन पीने का पानी नहीं था। खेत खलिहान नदियां सब सूख रही थी, पीने का पानी नहीं था, जल जीवन प्रभावित था। तो भागीरथी जैसे ऋषि मुनि, भागीरथी जैसे राजा तपस्या किए, गंगा जी पृथ्वी पे आए। हाँ, तो तपस्या से आप वह भी प्राप्त कर सकते हैं पृथ्वी की तरह जो उनके भाग्य में नहीं था। तो सब कुछ संभव है, बस प्रयास की जरूरत है। छोटा सा शुल्क है जिसको आप आसानी से दे सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और वो शुल्क भी लाइफ टाइम के लिए है। यानी ये ऐसा नहीं है कि एक बार शुल्क देके आप हमसे विचार विमर्श कर लिए, दोबारा कोई बात याद आई या पूछना है तो आपको दोबारा शुल्क देना पड़ेगा, नहीं। वह आपके लिए जीवन पर्यंत के लिए शुल्क है। जीवन में जब कभी आपको आवश्यकता हमारी है तभी आप संपर्क कर सकते हैं, बिना शुल्क दिए। सिर्फ आपको अपनी बातें याद, थोड़ी सी याद दिलानी पड़ेगी कि लगातार हर दिन कई लोगों से बात करना पड़ता है, तो वह चीजें दिमाग से निकल भी सकता है। कोशिश कीजिए अपने बारे में, समझिए अपने जीवन के बारे में, और उसी अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, आपकी वह मनो इच्छा, आपकी वह सारी इच्छा मिलेगी आपको जो आप पाना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।